बच्चों, सबसे पहले आप लोग रघुवंशी सर का नमस्कार स्वीकार करो। दूसरे नंबर पर एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तीसरे नंबर पर रघुवंशी सर को भेजा गया है सुपर टेट और यूपी टेट सामाजिक विज्ञान इतिहास परिचित कराने के लिए। अब आप जान लो, सबसे बड़ी बात, सब रघुवंशी सर खास विशेषता, रघुवंशी सर की नहीं, रघुवंशी सर के क्लास की सबसे खास विशेषता, जितना रघुवंशी सर पढ़ाते हैं सब याद कराते चलते हैं। आज की क्लास में देखिएगा, लमसम कह लिया जाए 100 क्वेश्चन याद कराऊंगा। आज जो परीक्षाएं हो रही हैं, इतिहास में ज्यादातर क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत के इतिहास से आ रहा है। इसलिए हम लोग सबसे पहले आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करेंगे। 1 घंटे की कस के क्लास रहेगी। आप देखोगे कम से कम 100 क्वेश्चन, सुपर टेट, सामाजिक विज्ञान टेट में भी इतिहास। अरे इसको भी देख लो आप लोग, हमारे शुक्ला सर बड़े प्यार से लिखे हैं, ये देखिए, इस पर भी निगाहें दौड़ा लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक ना। और इतिहास के साथ साथ और सारे सब्जेक्ट आपको बड़े ही प्लानिंग से हमारे शुक्ला सर देने का इरादा बनाए हैं। ठीक बच्चों, ये भी देख लो, इसको भी बड़े प्यार से लिखे हैं। क्या नाम है? ये देखिए, ये देखिए, रघुवंशी सर को दिखा रहे हैं, बड़ा सम्मान देते हैं। क्लास में बड़ा रिक्वेस्ट किए कि सर बड़ी जोरदार टीम बन रही है, बिना रघुवंशी सर के काम नहीं चल पाएगा, इसलिए उतारा गया है। विशेष रूप से आप लोगों के बैच के लिए रघुवंशी सर को उतारा गया कि इतिहास को आप देखो। अब देखिए, रघुवंशी सर अगर इतिहास को चाहे जिस टॉपिक को टच किए, सुपर टेट और यूपी टेट सामाजिक विज्ञान के लिए तो विषय कोई भी परीक्षा आप दो, ठीक। इधर देख रहे हैं, इसको भी प्यार से देख लीजिए, हमारे शुक्ला सर लिखे हैं। और संस्थान में टीजीटी पीजीटी की भी कक्षाएं उपलब्ध हैं। कल कोई बता रहा था 22 नहीं 32,000 टीजीटी पीजीटी की वैकेंसियां आ रही हैं। 9 साल लग जाता है एक वैकेंसी क्लियर करने में। क्लियर कराना हो तो संस्थान से आप संपर्क बनाइए, रघुवंशी सर भी मिलेंगे और अन्य टीचर भी आपको मिलेंगे। ज्यादा नहीं, आइए अब अपने विषय को टच करते हैं। आजमा लेना है आप, कम से कम 1 घंटे में 100 क्वेश्चन याद करवाऊंगा। चलो बच्चों, चलते हैं, आगे बढ़ गए। ये देखिए क्या लिखा है, आधुनिक भारत का इतिहास। बताए है ना, आज जमाना बदल चुका है। जो जमाने के साथ चला वो तो ठीक, जो नहीं चला बहुत पीछे हो जा रहे हैं लोग इस समय। इसलिए सबसे पहले आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे, फिर हम प्राचीन भारत पर चले जाएंगे, फिर चले आएंगे
मध्यकालीन भारतीय इतिहास। आइए चलिए, आप देखोगे आप लोग ना, यहीं से याद करना शुरू कर दीजिए। यूरोपीय कंपनियां विशेष रूप से 4 कंपनियां यूरोप से भारत, याद रखिए 4 है ना। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, यूरोप से भारत आए, चारों यूरोप से थी। हम उलट के लिख रहे हैं तब भी क्वेश्चन बन रहा है। ध्यान दो आप लोग, रघुवंशी सर एक भी लाइन इधर उधर नहीं बोलते हैं, टू द पॉइंट, सटीक स्थान पे रहते हैं एकदम। देखिए, चारों कंपनियां यूरोप से, अभी लिखते हैं देश अलग अलग। आइए चारों आप क्रमशः लिख देना। ए बच्चों इधर देखो, क्रमशः, क्रमशः का मतलब ऊपर नीचे आप नहीं कर सकते हो। सबसे पहले कौन कंपनी यूरोप से आई? पुर्तगाली आए। और दूसरे नंबर पर डच हॉलैंड से, ये देख रहे, पुर्तगाल से पुर्तगाली, हॉलैंड से डच, इंग्लैंड से अंग्रेज, इंग्लैंड से अंग्रेज, और फ्रांस से फ्रांसीसी। ध्यान दो बच्चों, याद हो गया ना, ये हमेशा के लिए याद हो गया। ये देखिए आपका हम, आप इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रमशः कौन कौन सी कंपनियां किस देश से, याद हो गया। आगे बढ़ा ले चलते हैं, पुर्तगाली। अब हम लोग आज 2 क्वेश्चन याद करिए, 3 क्वेश्चन बना रहे हैं। चारों कंपनियां यूरोप, किंतु देश अलग अलग, पुर्तगाल, हॉलैंड, नीदरलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस। फिर देखिए, चारों कंपनी जल मार्ग से आई, चारों का एकमात्र उद्देश्य भारत के साथ बिजनेस करना, व्यापार करना। देख रहे, क्लियर हो गया ना, कितना बढ़िया सटीक क्वेश्चन। सभी कंपनियां जल मार्ग से, सभी का उद्देश्य व्यापार करना। क्लियर न? आइए, पहली कंपनी पुर्तगालियों का भारत में प्रवेश। ए बच्चों हेडिंग दिखाओ, 4-5 क्वेश्चन याद करें। अजमाना, जो हम कहे हैं, रघुवंशी सर कभी झूठ नहीं बोलते हैं, बहुत बड़ी मजबूरी हो गई तभी झूठ बोलने जाते नहीं। आजमा लीजिएगा, लास्ट क्लास तक आपका 100 क्वेश्चन याद करवा के छोड़ूंगा। और आगे जब हम लोग बढ़ेंगे ना, तो पुर्तगालियों का हेडिंग दिखाओ बच्चों। पुर्तगालियों का, पुर्तगाल से है इतना, भारत में, ये देखिए, पुर्तगालियों का भारत में प्रवेश। आइए इन लो, पुर्तगालियों का भारत में प्रवेश। आइए, जितना क्वेश्चन बना है सब हम उधेड़ के रख देते हैं इनका। अभी हम प्रश्नों का झड़ी लगा देंगे, तैयार रहो आप लोग। ठीक, चलिए, आपसे जल मार्ग से, पहले बात जान गए, जल मार्ग से आए व्यापार करने के लिए, अरब हिंद महासागर, अरब
केंद्र बना है। ये देखिए, आगे बढ़ाओ बच्चों, 1400 याद रखिए। अब क्वेश्चन याद रखिए, ये भी है। ए बच्चों इधर देखो, 1492 स्पेन निवासी, क्या नाम है, कोलंबस। 1492 स्पेन निवासी कोलंबस निकला। यूरो उद्देश्य क्या था, देख रहे, ये भी क्वेश्चन बना, ये भी बना और ये भी बना। 3 क्वेश्चन यहां बन। किस लिए निकला? कोलंबस यूरोप से, ध्यान देना, यूरोप से भारत तक के लिए एक समुद्री मार्ग, ध्यान दिए बच्चों, यूरोप से भारत तक के लिए एक समुद्री मार्ग ढूंढने के उद्देश्य, देख रहे हैं ना, कोलंबस का उद्देश्य क्या था ये जानिए। व्यापार करने के लिए सरल समुद्री मार्ग थे मार्ग, किंतु कठिन दुष्कर मार्ग थे। व्यापारियों का काफिला दुष्कर मार्ग में फंसकर व्यापारी मर जाते थे। निकले यूरोप से भारत तक के लिए एक नया समुद्री मार्ग ढूंढने के उद्देश्य से निकला, किंतु कोलंबस भारत न पहुंचकर अमेरिका की तरफ चला गया। ये बच्चों ये देखिए, एक क्वेश्चन ये भी बना, अमेरिका की तरफ चला गया। अब देखोगे तो इसको हम हटा दे, अगला बोर्ड लेके आते हैं। ये तो क्लियर है आपका पुर्तगाली, इसको कभी ना भूलना। एक नहीं सैकड़ों बार पूछा गया है बड़ी छोटी परीक्षाओं में। ए बच्चों, 1492 स्पेन निवासी कोलंबस यूरोप से भारत तक के लिए एक नया समुद्री मार्ग ढूंढने के उद्देश्य से निकला, किंतु भारत न पहुंचकर अमेरिका की तरफ चला गया। कार्य को अधूरा छोड़कर गया। इस अधूरे कार्य को कौन पूरा करेगा? वास्को डी गामा। इसी को कंटिन्यू करिए। आओ बच्चों, एक बोर्ड कस के भरते हैं, तैयार हो जाइए। देखिए यहां से उठाते हैं 1498। ये बच्चों ये देखो, 1498 में पुर्तगाली निवासी वास्को डी गामा, ध्यान दो बच्चों, उद्देश्य वही है। देख रहे, एक क्वेश्चन ये बना, एक क्वेश्चन ये बना। वास्को डी गामा पर बहुत सारे क्वेश्चन बनने जा रहे हैं। ए बच्चों, बोर्ड की तरफ देखो, आप लोग चकपकाओ मत इधर उधर। उद्देश्य वही है, कोलंबस वाला उद्देश्य, ध्यान दो। यूरोप से भारत तक के लिए, अभी लिख क्या रहे, नया समुद्री मार्ग ढूंढने के उद्देश्य से निकला। अफ्रीका का, ये बच्चों इधर देखो आ रहा है, अफ्रीका, अफ्रीका का चक्कर, देखो ध्यान दे, अफ्रीका का चक्कर करते हुए केप ऑफ गुड होप मार्ग से 90 दिन की समुद्री यात्रा, ये 90 मतलब 3 महीना के बाद पहुंच गया। अरब सागर शुरू होता है ना गुजरात से, यहीं पहुंचा। ए बच्चों, यहां 90 दिन की 3 महीने की समुद्री यात्रा करते करते पहुंच चुका है, जल मार्ग से आ रहा है। ए बच्चों देखो, गुजरात पहुंचा। गुजरात में इसको एक साथी मिल गया, गुजराती, क्या नाम है उसका, गुजराती
अब्दुल मनीब। ए बच्चों ये देखो, एक क्वेश्चन ये भी बना है जो हम 100 क्वेश्चन बताए हैं ना, यही है गुजराती अब्दुल मनीब की सहायता से वास्को डी गामा ये कहा आओ, जहां व्यापार का गढ़ है वहां पहुंचा देते हैं। आ रहे हैं दोनों नीचे। बच्चों इधर देखो, दक्षिण भारत के गुजराती अब्दुल मनीब की सहायता से दक्षिण भारत के प्रसिद्ध बंदरगाह कालीकट बहुत बार, एक नहीं सैकड़ों बार पेपर में आया है। वास्को डी गामा केरल दक्षिण भारत के कालीकट पर अपना जहाजी बेड़ा उतारा। कालीकट का हिंदू राजा, ये बच्चों ये देखिए जमोरिन, याद रखना, कालीकट का हिंदू राजा जमोरिन वास्को डी गामा का वास्को जमकर स्वागत किया। वास्को डी गामा को जमोरिन अपने साथ काली मिर्च, ए बच्चों ये देखो, काली मिर्च तथा जड़ी बूटियों को, ये देखिए जड़ी बूटियों को ले जाने की इजाजत दे दिया। ये देखिए, ए बच्चों इधर देखो, अभी जो खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ की परीक्षा हुई उसमें एक प्रश्न मिला लीजिए आया हुआ है। कैसे क्वेश्चन था कि जमोरिन वास्को डी गामा को अपने साथ क्या क्या ले जाने की इजाजत दिया। आइए, वास्को डी गामा जिस माल को लेकर वापस हुआ, बच्चों दे गया, काली मिर्च और जड़ी बूटी लेकर खुश होकर प्रसन्न होकर गया यूरोप। जिस माल को लेकर वापस हुआ, आने जाने का खर्च निकाल देने पर, यानी प्लस माइनस कर देने पर कितना प्रॉफिट हुआ था? 60 गुना। ये देख रहे हो ये बच्चों, 60 गुना का प्रॉफिट हुआ वास्को डी गामा को। अरे बच्चों सुनो, किसी व्यापार में अगर दुगुना फायदा तो उसको बहुत अच्छा यहां दुगुना नहीं है, समझ लीजिए, दिमाग दौड़ा कर 60 गुना है, 60 गुना। इस प्रकार पुर्तगालियों का भारत में आने का तांता लग गया। पुर्तगाली भारतीय बाजारों से क्या ले जाते थे और यहाँ के लोगों को क्या देते थे, इतना याद रखिए। पुर्तगाली भारतीय बाजारों से एक नंबर पर मसाला, इसको ध्यान, मसाला सूती वस्त्र के प्रति भी बड़ा ये लोग दीवाना रहते थे। देख रहे, सूती वस्त्र, नील कपड़े में लगाने वाला नील की भी खेती, ये तीनों को याद रखिए। भारतीय बाजारों से कम दामों पर खरीदकर यूरोपीय बाजारों में ऊंचे दामों पर बेचकर ये लोग भारी मुनाफा कमाते थे और यहाँ के लोगों को सोना एवं चांदी देते थे। याद रखिएगा। अब आप चले आओगे तो 1498, आइए ये तो हो गया। अच्छा, इन लोगों का जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है
पुर्तगाली, यहां लिख देते हैं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया। ये देखो ये बच्चों, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताना 1498। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, आप देखिए कहां आप लोग गलती करते हो। आपसे क्वेश्चन पूछा गया ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो आप 1600 बताते हैं, किंतु गलती है। आपको बताना चाहिए कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600। अरे ये जो कंपनी ईस्ट इंडिया देख रहे हैं ना, ये चारों के संबंध में है। ये देखिए, कंपनी का मतलब यहां फैक्ट्री नहीं है, कंपनी का मतलब यहां व्यापारियों का समूह। ए बच्चों समझ लो, तो कंपनी का मतलब व्यापारियों का ग्रुप, समूह, अपने अपने देश से व्यापारी ग्रुप बनाए और उस ग्रुप को उस देश की गवर्नमेंट जिस समय क्या दी, मंजूरी, स्वीकृति दी, उसी को मान लिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। इसका मतलब क्या निकला? पुर्तगाल गवर्नमेंट व्यापारियों के समूह को 1498 में मंजूरी दी कि जाओ पूर्वी देशों भारत से व्यापार करो। क्लियर ना? ये देखिए, अब देखिए क्या हो रहा है। अब ये लोग, अब 1498 हुआ ना, क्रम से आइए। आपसे पूछा गया है कि दूसरा पुर्तगाली यात्री कब आया, कौन था? तो आप बताना 1500 ईस्वी। क्या नाम है? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ये देखिए, बड़ी परीक्षा में पूछा गया है। ये देखिए, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, अल्वारेज कैब्राल। ए बच्चों ये देखो, दूसरा पुर्तगाली यात्री ये है, मतलब वास्को डी गामा के बाद कैब्राल 1500 में भारत आया। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया? तो 1502 में। आपसे पूछा गया कि ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी है, कि पुर्तगालियों का भारत में पहला कारखाना कब, कहां? तो 1500, ये देखिए 1503 दक्षिण भारत की, कहा? ए बच्चों, दक्षिण भारत की कोच्चि में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री, कारखाना। अरे भाई, कारखाना फैक्ट्री स्थापित होगी तभी तो आयात निर्यात होगा। पहला कारखाना ये देखिए स्थापित हो गया। और आपसे पूछा गया है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय, बच्चों वायसराय, पहला पुर्तगाली वायसराय का मतलब अपने यहां तुलना करेंगे तो राष्ट्रपति के समकक्ष पहला पुर्तगाली वायसराय क्या है? ये बच्चों ये देखो, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये देखो,
ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में कहे हैं ना, फ्रांसिस्को, ये देखे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय। फिर देखो बच्चों, देखते रहो आप कि फिर पूछा गया है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन वायसराय था। इसी के बाद है, क्या नाम है, अल्फांसो। ए बच्चों ये देखो, अल्फांसो अल्बुकर्क, अल्फांसो अल्बू, देख रहे हैं आप, जितना जानते हो उसे कई कदम आगे जाकर रघुवंशी सर पढ़ा रहे हैं, आप बस वहीं तक जानते थे। देख रहे, अल्फांसो अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, भारत में पुर्तगालियों की देन, आलू, मक्का, तंबाकू भारत में पुर्तगाली की ही देन है। जहाज निर्माण पुर्तगालियों की देन, प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों की देन। 1556 में इंडिया में पुर्तगाली गोवा में ही पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किए। ये लोग हिंद महासागर, बंगाल, हुगली को लोटपाट का केंद्र रखे थे। पुर्तगालियों, देख रहे कई कदम आपसे आगे जा रहा हूं, अगर पढ़ लिए एक बार ना तो हिस्ट्री की नींव बना देते हैं रघुवंशी सर। इतना याद रखिए, कोई भी परीक्षा दो, अब इसमें क्या है, नींव तो तैयार कर दिए। अरे भाई पीसीएस लोअर खंड शिक्षा अधिकारी में बताए है ना, क्वेश्चन पूछा गया। हम केवल वो अलग प्रश्न है कि आप विशेष रूप से सुपर टेट, एओपी टेट आज पढ़ रहे हैं, किंतु रघुवंशी सर जब पढ़ाने लगते हैं तो जितना कुछ है टॉपिक से संबंधित सब उधेड़ के रख देते हैं। देख रहे हमारे चेहरे की आप भाव देखिए, चेहरे पे पढ़ाते समय सिकन नहीं रहती है, आत्मविश्वास से लबालब भरा रहता हूं। सीखना चाहिए कि आत्मविश्वासी व्यक्ति आसमान का तारा तोड़कर नीचे रख सकता है। ए बच्चों, जीवन में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अमीरी गरीबी अलग प्रश्न है, आत्मविश्वास। जितने व्यक्ति दुनिया के सफल व्यक्ति हैं सब आत्मविश्वासी हैं, इतना जानिए। चलिए पढ़ा ले गए, आओ एक बार रिवीजन करा देते हैं। ए बच्चों, पूरा शुरू से बोल रहे हैं, क्या है कैसे है, देखो सुनो। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, पुर्तगाली, याद रखिएगा, देखिए पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। पुर्तगालियों का भारत में प्रवेश, सुनिएगा, 1492 स्पेन निवासी कोलंबस यूरोप से भारत तक के लिए एक नया समुद्री मार्ग ढूंढने के उद्देश्य से निकला, किंतु भारत न पहुंचकर अमेरिका की तरफ चला गया। सुनो ध्यान से, हम बांच देते हैं पूरा एक बार। 1498 में पुर्तगाली निवासी वास्को डी गामा यूरोप से भारत तक के लिए एक नया समुद्री मार्ग ढूंढने के उद्देश्य से निकला। 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद 3 महीने गुजराती अब्दुल मनीत की सहायता से दक्षिण भारत के कालीकट पर अपना जहाजी बेड़ा उतारा। कालीकट का हिंदू राजा जमोरिन वास्को डी गामा का जमकर स्वागत किया और वास्को डी गामा को अपने साथ काली मिर्च तथा जड़ी बूटियों को ले जाने की इजाजत दे दिया। वास्को डी गामा जिस सामान को लेकर वापस हुआ, आने जाने का खर्च निकाल देने पर
60 गुना का मुनाफा हुआ। ये बच्चों ये देखो, पुर्तगाली भारतीय बाजारों से मसाला, सूती वस्त्र कम दामों पर खरीद कर यूरोपीय बाजारों में ऊंचे दामों पर बेचकर भारी मुनाफा यहाँ के लोगों को सोना चांदी देते थे। ये क्लियर हो गए ना। 1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, 1500 में दूसरा पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, 1502 में पुनः दूसरी बार पुर्तगाल वास्को डी गामा भारत आया। 1503 में पुर्तगालियों का इंडिया में पहला कारखाना कोच्चि में स्थापित हुआ। भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, दूसरा पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना गया है। तंबाकू, आलू, मक्का है ना, पुर्तगालियों की देन। भारत में जहाज निर्माण पुर्तगालियों की देन। प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों की देन। 1556 पहला प्रिंटिंग प्रेस भारत गोवा में पुर्तगाली स्थापित किए। लूटपाट हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, हुगली को ये लोग लूटपाट, चोरी, डकैती का एक अड्डा बना लिए। इसीलिए भारत से पुर्तगालियों का पतन। अरे बड़ा शानदार क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। ये देखो, यूरोपीय कंपनियों में क्वेश्चन बना रहे हैं, सबसे पहले कौन आए, सबसे बाद में कौन गए। यही थे पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में चलते रहे, सबसे बाद में गए। सबसे पहले तो आए 1498 में, क्लियर है। बाद में ये बच्चों ये देखो, 1900 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1961 में इंडिया गवर्नमेंट पुर्तगालियों को गोवा, ये बच्चों इधर देखो, गोवा, दमन, दीव से खाली कराया जबरदस्ती। ये बच्चों सैनिक कार्रवाई के द्वारा हमारा भारत सरकार भगाई इन लोगों को यहां से। हमारा भाव समझ गए होंगे ना। खाली करा दी गोवा, दमन, दीव को। क्लियर हो गया ना। आइए देख रहे, चाहे जो परीक्षा देने जाओ आप, हर परीक्षा के लिए अलग अलग से कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। कोचिंग करने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए अब हम लोग आ गए एकदम क्लियर। अच्छा अब देखो क्या करोगे आप लोग, नोट्स बनाइएगा। नोट कहे है ना कि जमाने के हिसाब से चलो, आप नोट्स बनाइए और नोट्स को बार बार हाइलाइटर लीजिए, कलर करिए, बार बार याद करिए। नीचे लिख दीजिए रघुवंशी सार इतिहास विशेषज्ञ। ठीक, कोई समस्या हो तो अपना समस्या बताइए। हालांकि हम आपको मौका ही नहीं देते हैं क्रॉस क्वेश्चन किया जाए। ठीक, चलो चलते हैं आगे। हम ये बच्चों उठाओ हेडिंग, दूसरी हेडिंग है, इसमें थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, डचों का
डचों का भारत में प्रवेश, डचों का भारत में प्रवेश। ये देखिए, चाहे जो परीक्षा देना है आप लोग, ये डचों का भारत में प्रवेश आ गए। अब यहीं पर 16 डच कहां के निवासी है बच्चों? ये देखो, हॉलैंड, यूरोप के हैं देश, नीदरलैंड भी कहा गया। हॉलैंड, नीदरलैंड के डच निवासी थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, ये देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। जैसे नहीं बता के आए हैं ना, 1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, किंतु 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है बच्चों। ये देखो, क्लियर हुआ ना, दो कंपनियों का क्लियर हो गया। फिर आपसे पूछा गया कि डचों का भारत में प्रथम कारखाना कब और कहां? ए बच्चों इधर देखो, डचों का भारत में प्रथम कारखाना 1605 दक्षिण भारत मछलीपट्टनम। ए बच्चों इधर देखो, दक्षिण भारत मछलीपट्टनम में डचों का पहला कारखाना। अभी बता के आए हैं ना, ध्यान दो, देखिए एक दूसरे से रिलेट करा के। 1503, कंफ्यूज मत करिएगा, पुर्तगालियों का प्रथम कारखाना। ए बच्चों इधर देखो, कोच्चि में स्थापित, यहां एक कोच्चि ने, ये मछलीपट्टनम में स्थापित। डचों का उद्देश्य भारत के, बच्चों इधर देखो, डचों का, नोट कर लीजिए, डचों का उद्देश्य भारत के मसाला क्षेत्रों पर कब्जा करना था। डच मसाला क्षेत्रों पर, इसके लिए डचों को पुर्तगालियों से लोहा लेना पड़ा, पुर्तगालियों से लड़ना पड़ा। पुर्तगाली जब कमजोर पड़े तो डच धीरे धीरे भारत के, नोट कर लीजिएगा, डच धीरे धीरे भारत के सभी मसाला क्षेत्रों पर कब्जा। इसके अलावा डच इंडोनेशिया, मसाला क्षेत्र है ना, ज्योग्राफी में पढ़ोगे आप लोग, इंडोनेशिया, जावा और सुमात्रा पर भी ये लोग कब्जा कर लिए। देख रहे, भारत के मसाला क्षेत्रों पर कब्जा करने के अलावा इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा पर भी कब्जा कर लिए थे। डचों के पतन का क्या कारण था आप देखेंगे, तो यहीं पर एक युद्ध करा देते हैं। ए बच्चों ये देखो कि बेदरा का युद्ध, ए बच्चों इधर देखो, बेदरा का युद्ध तो 1759 बेदरा का युद्ध जो हुआ था, ये किसके किसके बीच, नोट कर लीजिए, डचों तथा अंग्रेजों के बीच
बेदरा का बंगाल में है। बंगाल के बेदरा नामक स्थान पर 1759 डचों तथा अंग्रेजों के बीच बेदरा का युद्ध हुआ। डच पराजित। इसी युद्ध के साथ डचों का भारत से पतन। डच पुर्तगालियों को तो भारतीय व्यापार से पीछे ढकेल दिए थे, किंतु अंग्रेजों के बच्चों, डच अंग्रेजों की नौसेना के सामने नहीं टिक पाए थे। अंग्रेजों की फौज, बच्चों नोट कर लो, अंग्रेजों की फौज बड़ी ही शक्तिशाली थी। अच्छा क्वेश्चन है, अंग्रेज सारे कंपनियों को अपनी फौज नौसेना के कारण पीछे ढकेले, फिर अंग्रेज कभी मुड़ करके नहीं देखे, भारत पर कब्जा किए। भारत पर भी 150-200 साल का शासन। डचों के पतन का एक कारण और था, और जो कंपनियां थी ना स्वतंत्र थी। ये डच कंपनी जो थी ना ये स्वतंत्र नहीं थी। कि हुआ क्या था ये देखिए, 1602, यहां से थोड़ा समझ लीजिए। 1602 में डच संसद, डच हॉलैंड गवर्नमेंट अनेक छोटी छोटी कंपनियों को मिलाकर, ध्यान दीजिए, अनेक छोटी छोटी कंपनियों को मिलाकर, ये देखिए ये डच जो लिखे हैं ना, संयुक्त लिख लीजिए, संयुक्त, ये यहां दिखा दो बच्चों, संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किए। और जब तमाम कंपनियों को ले लिए तो स्वतंत्रता इन लोगों को नहीं दिए, और कंपनियां स्वतंत्र थी। डच सरकार स्वयं अपने हाथों में कमान पकड़ी थी, जैसे घुमाती थी वैसे ये लोग नाचते रहते थे। भाई काम करने के लिए स्वतंत्रता चाहिए। अभी मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा हूं, तमाम तरह की नुक्ता चीनी निकलने लगी, ये नहीं करो वो नहीं करो, भाड़ में जा कुछ नहीं करूंगा। प्रतिभा का हनन होने लगता है, तमाम तरह के लोग नखरे दिखाने लगते हैं। ये आप लाइन क्लास पढ़ाते थे हम लोग, तमाम नखरा लोग 50 तरह का नखरा दिखाते थे, गुस्सा आती थी। अब बताइए रघुवंशी सर को देख लो, आप नखरा दिखाने लायक हैं? तो इसका मतलब काम हमारा क्या होगा? हम वही हैं विषय उदाहरण दे करके। इतना याद रखिए कि याद करते समय कहीं न कहीं व्यवहारिकता से जरूर जोड़ो, लिख कर याद करो। ए बच्चों नोट करो अपनी डायरी में, जब भी याद करने बैठो तो लिख कर याद करो। ये रघुवंशी सर ने कहा है, अपने 20 साल का अनुभव, भले आपको हम देखने में दुबले पतले दिख रहे हैं, किंतु 20 साल का अनुभव है। अब आपके ऊपर है, अनुभव का फायदा उठा पाते हो या नहीं उठा पाते हैं, ये तो बुद्धि विवेक के ऊपर है। कुछ लोगों के बुद्धि, आप लोग नहीं, आप लोग तो बहुत अच्छे हो, कुछ लोगों के बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। वही कर्मानुसार, जिसका जैसा प्रारब्ध कर्म, उसी के अनुसार उसको सुख और दुख, जीवन जीने की भी कला होनी चाहिए व्यक्ति को। जानते हैं ना, हर काम आप हंसकर मुस्कुरा कर करना सीखो,
जो होना है वो हो के रहेगा, जो नहीं होना है वो नहीं होगा। इतना याद रखे, कर्म करो, परिणाम, परिस्थिति और परिणाम परमात्मा पर छोड़ दो कि हे परमात्मा मैं कर्म कर रहा हूं, मैं तो छोड़ देता हूं, कोचिंग से पैसा मिले ना मिले, कैसे नहीं मिलेगा। अगर ईमानदारी से बच्चों के साथ अगर ईमानदारी से पेश आए हो, एक ऊपर भी तो बैठा है, वो घुमाएगा ना। ये आदत डालो आप लोग, बात समझ रहे? मन लगा के कर्म करिए, खींच के पढ़ो, दबा के 10 घंटा 12 घंटा पढ़ो, परिणाम पर बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। आइए फिर से हम पतन का कारण, संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड डच सरकार स्वयं अपने हाथों में ले ली थी, इसलिए पतन हो गया इनका। आइए एक बार रिवीजन कर देते हैं बच्चों। इधर देखो, डचों का भारत में प्रवेश, डच हॉलैंड नीदरलैंड के निवासी 1602 में डच सरकार अनेक छोटी छोटी लघु कंपनियों को मिलाकर संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। डचों का भारत में प्रथम कारखाना 1605 मछलीपट्टनम में स्थापित हुआ। डचों का उद्देश्य भारत के मसाला क्षेत्रों पर कब्जा करना। इसके लिए डचों को पुर्तगालियों से लोहा लड़ना पड़ा। पुर्तगाली जब कमजोर पड़े तो डच धीरे धीरे भारत के सभी मसाला क्षेत्रों पर कब्जा। इसके अलावा डच इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा पर भी कब्जा। और डच युद्ध हुआ था बेदरा, बंगाल के बेदरा नामक स्थान पर 1759 में अंग्रेजों और डचों के बीच बेदरा का युद्ध। डच पराजित। इसी युद्ध के साथ डचों का भारत से पतन। डच पुर्तगालियों को भारतीय व्यापार से तो पीछे ढकेल दिए, किंतु डच अंग्रेजों के नौसेना के सामने नहीं टिक पाए। अंग्रेजों की सेना फौज बड़ी शक्तिशाली, इसीलिए कोई भी कंपनी अंग्रेजों के सामने नहीं टिक पाई। देख रहे पतन का एक कारण। और संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी को डच सरकार स्वयं अपने हाथों में ली। ए बच्चों, कहे थे ना 100 क्वेश्चन याद कराऊंगा। चलिए चलते रहिए, फिर आगे देखिए। अगला है आपका आगे अंग्रेजों का भारत में प्रवेश। आइए आज की क्लास में हम एक टॉपिक और पूरा करते हैं, अंग्रेजों का। ये देखो अंग्रेजों का भारत में प्रवेश। आइए एक बोर्ड कसकर में प्रवेश। ए बच्चों ये देखो, एक बोर्ड कसकर, फिर रघुवंशी सर प्रश्नों का झड़ी लगा देंगे। आप सुनो, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तैयार हो जाइए। 1600, ये देखो ये बच्चों 1600 ईस्वी में अंग्रेजी, ये देखिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया
कंपनी की स्थापना हुई थी, समझना पड़ेगा। और उस समय ये देखिए, उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन, आप बताना। एलिजाबेथ प्रथम इंग्लैंड की महारानी जब ये थी तो उस समय भारत में कौन मुगल राजा था? ये बच्चों, भारत में मुगल राजा अकबर था। ये बच्चों, यानी अकबर का जन्म जो हुआ था 1542। देखिए, अभी जो बताएंगे, अभी तो अकबर के बारे में बताएंगे नहीं, इसी बीच 1600 आ जाएगा एलिजा। और जो अकबर राजा बना था 1556, और जब मृत्यु हुई थी तो 1605। ये देख रहे आ गया कि नहीं? इसमें एलिजाबेथ के समकालीन मुगल राजा अकबर, एलिजाबेथ मर गई तो इसका बेटा जेम्स प्रथम ब्रिटेन का सम्राट बना। ये बच्चों, जेम्स प्रथम ब्रिटेन का सम्राट बना। अब देखो इसकी चालाकी, ये देखो ये बच्चों, जेम्स प्रथम हमारे गुजरात के सूरत में अंग्रेजी कंपनी स्थापित करने के उद्देश्य से 1600, ये बच्चों ये देखो 1608 में कैप्टन, लिख लीजिए, 1608 में कैप्टन हाकिंस को अपना राजदूत बनाकर भारत में, किसके दरबार में? भारत में मुगल राजा, इसी का बेटा जहांगीर के दरबार में भेजा कि जाओ हाकिंस, सूरत में अंग्रेजी कंपनी स्थापित करने की इजाजत ले लो। हाकिंस पहुंचा 1609 में जहांगीर से मिला, किंतु गुजरात के सौदागरों तथा पुर्तगालियों के विरोध के कारण जहांगीर अंग्रेजों को सूरत में अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित करने की इजाजत नहीं दे सका। कैप्टन हाकिंस 3 साल बाद वापस, अंग्रेजों ने कहा भले नहीं इजाजत दे रहे, बिना मंजूरी के आओ कंपनी स्थापित करते हैं। 1611 में अंग्रेज बिना मंजूरी, कह लिया जाए अस्थाई कारखाना, कहां? दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में अस्थाई, लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, अस्थाई कारखाना स्थापित कर दिए। किंतु यह पहला कारखाना नहीं माना जाता है, क्योंकि बिना मंजूरी के है, अस्थाई है। उसके बाद देखिए 1613 में, ए बच्चों इधर देखो, 1613 में जहांगीर एक शाही फरमान, जैसे अभी नहीं जारी हो रहा है योगी फरमान, मोदी फरमान, अभी फरमान, शाही फरमान जारी करके अंग्रेजों को कहा, ए बच्चों सूरत में अस्थाई कारखाना स्थापित करने की मंजूरी दे दिया। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में अंग्रेजों का पहला कारखाना मछलीपट्टनम नहीं बल्कि सूरत बताएंगे। अगर दोनों है पेपर में
तो आप सूरत को स्थान देंगे। क्यों? क्योंकि अस्थाई है, मंजूरी मिली है। अगर पेपर में सूरत नहीं है तभी आप कहां जाएंगे? मछलीपट्टनम में जाएंगे। ठीक, क्लियर हो गया। देख अंग्रेज बढ़ते जा रहे 16, अरे भाई सूरत कारखाना था। अब क्या किया? 1615 में ब्रिटेन का सम्राट जेम्स प्रथम, ए बच्चों देखो फिर चालाकी कर रहा, जेम्स प्रथम सूरत के अन्य स्थानों पर, देखिएगा सूरत के अन्य स्थानों पर जो अगल बगल वाले स्थान से अंग्रेजी कारखाना स्थापित करने की मंजूरी लेने के लिए जेम्स प्रथम, सर टॉमस रो, ए बच्चों ये देखो तो, सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर किसके दरबार में भेजा? जहांगीर के दरबार में भेजा। 1616 अजमेर राजस्थान, अजमेर दरबार में टॉमस रो जहांगीर से मिला और जहांगीर सूरत के अन्य स्थानों पर कारखाना स्थापित करने की मंजूरी दे दिया। देख रहे हैं 1661, ये देखो 1661 ब्रिटेन का सम्राट, क्या नाम है उसका? ब्रिटेन का सम्राट चार्ल्स द्वितीय बहुत चालाक था। चार्ल्स द्वितीय की निगाह पड़ गई पुर्तगाली राजकुमारी, ए बच्चों ये देखो ये राजकुमार है ब्रिटेन का, उसकी निगाहें पड़ी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन पर निगाह, और 1661 में कैथरीन से विवाह करके दहेज में, ये देखो ए बच्चों दहेज में मुंबई को ले लिया, दहेज में पा गया, मुंबई को ले लिया। और बाद में मुंबई 1668 जब आया तो मुंबई कैथरीन को लेकर इंग्लैंड चला गया, मुंबई को भाड़े पर दे दिया। अंग्रेजी कि भाड़ा 10 पाउंड वार्षिक कर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भाड़े पर देकर कैथरीन लेकर गया। देख रहे हैं दोनों हाथों में लड्डू, एक तो कैथरीन को पा गया, दहेज में मुंबई को पूरा ले लिया। ये देख रहे हैं ये बच्चों, मुंबई की स्थापना कौन? गैराल्ड आंगियार, मुंबई का संस्थापक पूछा गया। ये बच्चों इधर देखो, गैराल्ड आंगियार, गैराल्ड आंगियार को मुंबई का संस्थापक माना गया है। ये देखिए इसके बाद आप देखोगे ना फ्रांसीसियों का भारत में प्रवेश अगली क्लास में, उसके बाद तो अंग्रेज आएंगे, अंग्रेजों का बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर कब्जा, आगे बढ़ते चले जाएंगे, फिर अंग्रेज पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उस समय इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ हमारे भारत में मुगल राजा अकबर के समकालीन थी। एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद इसका पुत्र जेम्स प्रथम जब ब्रिटेन का सम्राट बना तो सूरत, गुजरात के सूरत में अंग्रेजी कारखाना स्थापित करने के उद्देश्य से 1608 में कैप्टन हॉकिंस को अपना राजदूत बनाकर भारत में जहांगीर के दरबार में भेजा, किंतु सूरत के सौदागरों तथा पुर्तगालियों के विरोध के कारण जहांगीर कारखाना स्थापित करने की इजाजत नहीं दे सका। कैप्टन हॉकिंस 3 साल बाद वापस चला गया, किंतु अंग्रेज 1611 में
एक अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम में स्थापित कर दिए, किंतु 1613 में जहांगीर शाही फरमान जारी करके अंग्रेजों को गुजरात सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की इजाजत। अंग्रेजों का पहला कारखाना सूरत क्यों किया अस्थायी, और फिर देखेंगे 1600 गुजरात के अन्य स्थानों पर कारखाना स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन का सम्राट जेम्स प्रथम 1615 में सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा, और इस बार जहांगीर सूरत के अन्य स्थानों पर कारखाना स्थापित करने की मंजूरी दे दिया। देख रहे हैं ये बच्चों, 1661 में ब्रिटेन का राजकुमार चार्ल्स द्वितीय पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह करके मुंबई को दहेज में, नोट कर लीजिए, गेराल्ड आंगियार, मुंबई का फाउंडर, मुंबई का संस्थापक। आज पहली क्लास थी ना, और अच्छी क्लास जाएगी। ए बच्चों इधर देखो, 100 क्वेश्चन याद करवा दिए ना, रघुवंशी सर के चेहरे को आप देखिए, कितना मेहनती ईमानदार आपको नजर आ रहे हैं। अभी उसी आवाज में हूं, कई घंटा इसी आवाज में पढ़ाता हूं, समझ लीजिएगा। ठीक है, फिर अगली क्लास में आप लोगों से हम अगली क्लास में फिर मिलते हैं। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को मेरी क्लास, ए बच्चों ये बताओ कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी। हम तो अपनी क्लास से बहुत प्रसन्न हैं, अच्छी क्लास आपकी गई। आप बताओ क्लास कैसी गई। चलिए ठीक है, फिर अगली क्लास मिलते हैं। धन्यवाद सभी बच्चों को, नमस्ते।